आयुर्वेद एवं विधि मंत्री सम्मानित पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, सम्मानित हिमाचल सरकार में आयुर्वेद मंत्री यादविंदर गोमा जी, पर्यटन मंत्री रघुवीर सिंह बाली जी, पूर्व विधायक योगराज जी, हमारे सहपाठी संजय रतन जी, पूर्व प्रत्याशी राजेश शर्मा जी, मनाली के विधायक हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी, हमारे अंब के विधायक सुदर्शन बबलू जी, कुटलैड के विधायक हमारे विवेक शर्मा जी, हमारी लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा जी, पूर्व में हमारे जसवा परागपुर से प्रत्याशी मनकोटिया जी, सुरेंद्र मनकोटिया जी, सभी पूर्व में कांगड़ा के विधायक सुरेंद्र चौधरी जी, सभी युवक सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी, सम्मानित सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, ये इस क्षेत्र में आज की अंतिम रैली है। ढलियारा मेरे लिए कोई नया नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ढलियारा कॉलेज में मैं खेलने के लिए आया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का प्रेसिडेंट हुआ करता था। हैंडबॉल की हमारी टीम थी। और उससे पहले भी कभी हमने आना, चुनाव में मत्था टेकना, चिंतपूर्णी जाना, ये 30-35 वर्ष से मैं ढलियारा और देरा में आता रहा। मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन यहां से हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई पहला दौरा था कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्र से, तो वो देरा का था। देरा जिसने 2 विधानसभा चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए, दोनों विधानसभा चुनावों में आपने दोनों राजनीतिक दलों को नकारा। आपने हमेशा जिसकी सरकार बननी थी उसको प्रत्याशी चुनकर नहीं भेजा। और हिमाचल प्रदेश में केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनती थी। एक कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती थी। 2017 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देरा की जनता ने यहां से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जिताकर भेजा। 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। देरा की जनता ने फिर दोबारा से आजाद प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजा। और आप ये जानते हुए भी कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो 2 ही पार्टियों की सरकार बन सकती है, या तो कांग्रेस की बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। निर्दलीयों की कभी भी सरकार भविष्य में नहीं बनेगी। फिर भी आपका विश्वास था कि ये व्यक्ति जो है चुनाव जीतकर देरा का विकास करवाएगा। मेरे पास भी आए, कहा हरिपुर के बस स्टैंड के लिए आप पैसे दीजिए। मैंने पैसे दिए, उसका उद्घाटन किया। जो बोला उन्होंने उस समय, मैंने उनको पूरा करने की कोशिश की। धीरे धीरे हमें यह समझ नहीं आया कि वो देरा की समस्याओं को लेकर
पौंग डैम ऑस्टिस की समस्याओं को लेकर देहरा में कॉलेज बना है, 4 कमरों में बना है। मुझे अभी पता लगा कि वो 4 कमरों में कॉलेज चल रहा है, उसके लिए कभी नहीं आए। ये आपका कैसा अति विश्वास था कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के साथ देहरा के लोग नहीं चले, और आपने ये चुनाव में भी 2022 से लेकर 27 तक उनके पक्ष में वोट दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देहरा में उपचुनाव होगा। 6 महीने पहले मैं बनघंटी आया, जब मैं जाता था, मुख्यमंत्री नहीं था, तो मेरे सामने वो सप्पड़ नजर आते थे। मैंने कहा देहरा में मेरी पत्नी की जगह है, देहरा पड़ी हुई है, इस क्षेत्र का भी विकास किया जाए। मैंने आपके इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी को बुलाया, वो नहीं आए। मैंने सोचा उनका ज्यादा रुचि अब विधानसभा में नहीं रही है। 600 करोड़ रुपए की लागत से देहरा के विकास का मील पत्थर साबित होने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम इंटरनेशनल जू बनाने जा रहे हैं। उसके शिलान्यास में देहरा के आजाद प्रत्याशी, जिनको आपने चुनकर भेजा, नहीं है। 2000 के करीब रोजगार मिलेगा। ये कोई छोटी परियोजना नहीं है। इसमें अंदर जानवरों का हॉस्पिटल होगा, कॉलोनीज होगी, होटल्स होंगे, बाहर होटल होंगे। हर दिन यहाँ पूरे देश का टूरिस्ट आएगा। उस दृष्टि से यहाँ 600 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पहले फेज के काम के लिए काम शुरू हो चुका है। 2-3 साल में इसका प्रथम चरण पूरा होने वाला है। उस क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी। दूसरा, कभी भी देहरा के विधायक ने ये नहीं उठाया कि इस क्षेत्र में ये मूलभूत समस्या है। आए जरूर, कहते ये रहे कि मेरा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट बन रहा है, आपने वहां एक दिन आना है, और एक रास्ता बन रहा है, थोड़ा सा उसकी सड़क को बनाना है। मैं बड़े आराम से सुनता रहा, मैंने कभी बोधन नहीं किया कि ऐसा मैंने करना है। आते हैं, अपनी मांग को भी लेके आते हैं, और मेरा दायित्व है कि सबकी मांगों को सुनो। मैंने कहा हाँ हम करेंगे। ये मुझे पता ही नहीं चला कि वो हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। 14 महीने पहले जनता ने जनता की सरकार को चुनकर भेजा, और ये पहली बार हुआ कि 75 साल के इतिहास में निचले क्षेत्र से कोई आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक सोच रहती है, आम आदमी तक हमारी योजनाएं पहुंचे, गरीब आदमी के सम्मान के लिए योजनाएं बने, युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाएं बने, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना लाए। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जयराम ठाकुर जी की 5 साल सरकार हिमाचल प्रदेश में रही। 20,000 सिर्फ सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए, और जो रोजगार के अवसर उन्होंने पैदा किए, जियो IT 817, 900 कुछ ड्राइंग टीचर सब कोर्ट में फंसे। कहीं भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे आने के बाद हमने उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से उनके केस को सॉल्व किया। और देखिए, हमने हर कोर्ट में केस जीता। अब उनको
नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यही नहीं, पिछली समस्याओं का निपटारा तो किया, जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था। एक आम परिवार का युवा पढ़ लिख कर मेहनत कर सरकारी नौकरी चाहता है, और जो सरकारी नौकरी लेने वाला कार्यालय है वहां पेपर बेच दिए जाते हैं और उन युवाओं को बेच दिए जाते हैं। पैसे देकर नौकरियां खरीदी जाती थी, पेपर बिकते थे, पेपर नीलाम होते थे। हमारी सरकार ने जाल बिछाया, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था उस अन्याय को बंद किया, और जो भ्रष्टाचार का सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड अड्डा बना हुआ था जहां सरकारी कर्मचारी पेपर बेचते थे उसको भंग किया, और आज तक वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे। और इसके बाद 14 महीने में 28,000 नौकरियां हमने निकाली। 6,500 नौकरियां जेबीटी, टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स बैच बाई शुरू हो चुकी है, उनके नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। लेक्चरर और इनके टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होने जा रहे हैं। 10,000 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, फीटर की नौकरियां हमने निकाली। 6,500 अभी एक कैबिनेट हुई है एनटीटी में, प्री प्राइमरी स्कूल में हम एनटीटी टीचर 6,500 नियुक्त करने जा रहे हैं। 1231 पुलिस की कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जहां 30% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 984 पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 600 डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। 600 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति अगले 3 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। यह सरकार का फर्क होता है, और सरकार में भी नियत का फर्क होता है। जयराम सरकार की नियत हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के मामले में बिल्कुल सही नहीं थी। युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नीति नहीं थी। हमने 14 महीने में 28,000 पद निकाले। एक छोटा सा स्टेट, कैसे नौकरियां निकलनी है, उसके लिए हम लोगों ने अधिकारियों की बैठक करके जहां खाली पद थे उन खाली पदों को हमने निकाला। और उसके बाद आपके इंतकाल नहीं होते थे, लोग पटवारी के पास जा जाकर जूते गिर जाते थे। 10-10 साल तक इंतकाल नहीं होते थे। हमने कानून में बदलाव किया। 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। जिन पटवारियों के पीछे आपके जूते गिर जाते थे वो पटवारी फोन करके इंतकाल कर रहे हैं। कुछ समय में और नियम बदलेंगे। जो पार्टीशन नहीं होता, सालों से डिमार्केशन नहीं होती, उसको भी हम बदलने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को, गरीब को न्याय मिले। प्रदेश में सबसे बड़ी आपदा आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि हमने मदद की, कोई मदद नहीं की, किसी प्रकार का स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से बोला, गृह मंत्री से मिला, जयराम ठाकुर जी से अनुरोध किया कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है, तबाही का ऐसा मंजर है, सड़कें टूट चुकी है, पीने के पानी की योजनाएं बह चुकी है, बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में चर्चा की और चर्चा के बाद उस प्रस्ताव पर समर्थन देने की बारी आई। किस प्रस्ताव पर? कि हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, उसमें समर्थन देने के लिए वो चुप बैठे रहे। प्रदेश की पूरी जनता ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आपदा राहत कोष में मदद की। छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर हमारे पास आए और कहा कि सर ये पैसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने पैसे तक दे दिए। हम उस आपदा से जूझे। 4500 करोड़ रुपए का हमने आपदा राहत पैकेज घोषित किया और हमारी योजनाओं की
और हमारे तुरंत प्रभाव से काम करने की प्रशंसा नीति आयोग जो कि केंद्र सरकार की एजेंसियां उन्होंने भी की, वर्ल्ड बैंक ने भी की, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ वोट मांग रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस प्रकार की आपदा राहत पैकेज आपने हमको दिलवाया। जब आप 22,000 आपदा परिवार रास्ते में आ गए, उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ गया। मैं सब जगह गया, प्रत्येक परिवार से मिला। कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने रात का भोजन करने के बाद सोने की तैयारी करने जा रहे थे, अचानक पानी आया, उनका पक्का घर बहाकर ले गया, उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ गया। मैंने कई बार कहा कि पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की किताबें जो उनके बैग में थी वो नहीं बचे। इन 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारा था और हमने उन आपदा परिवारों को बसाया। सहायता राशि केवल पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में या प्रधान लोग बैठे हैं, बीडीसी बैठे होंगे, वार्ड पंच बैठे होंगे, 1.5 लाख मिलती थी। हमने उस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। ये कोई उन्होंने मांग नहीं की थी, ये आपदा प्रभावित परिवार मेरे पास आकर मांगे नहीं थे, पर मैं आप जैसे परिवार से उठकर आया हूं, दर्द जानता हूं। मैं जानता हूं पाई पाई जोड़कर पक्का घर हिमाचल प्रदेश में एक परिवार पूरी जिंदगी की कमाई के बाद बनाता, अगर उसकी आंखों के सामने उसका आशियाना लूट जाए तो उसको बनाने में कई और साल लग जाएंगे। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बिजली का मीटर मुफ्त कर दिया, पानी का कनेक्शन मुफ्त कर दिया, 31 मार्च 2024 तक खाना मुफ्त कर दिया। बच्चे जो बिलगते थे उनको हमने कहा कि जब तक गांव में मकान मिलता है 5,000 रुपया किराया देंगे, शहर के लिए 10,000 देंगे। केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। हम आपकी लड़ाई 14 महीने से लड़ रहे थे। जब मुझे मुख्यमंत्री का पद मिला, अधिकारियों ने मेरे सामने खजाने का लेखा जोखा रखा, कहा 1 महीने का खर्चा हमारे पास पड़ा है। 1 महीने से ज्यादा प्रदेश की हालत ऐसी है कि हम कर्जे के नीचे दबे हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर और उनके दूसरे नेता जाकर कहते हैं कि हमने प्रदेश को कर्जे के नीचे दबोया, 14 महीने में हमने कर्जा लिया। हमने तो आपने जो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो जनता पर चढ़ाया है, हमने उस कर्जे की अदायगी और उस कर्जे के ब्याज के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया। हम तो प्रदेश के खजाने को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कुठाराघात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, और हमारे मेहनत से 1 साल में हमने हिमाचल प्रदेश के खजाने में आप लोगों के लिए 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा किया। ये पहली बार हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री आते हैं, रूटीन में कर्जा चढ़ा के चले जाते हैं। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे पर छोड़ कर गए। आज हमसे सवाल वो करते हैं। मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं, 85,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपया 6th पे कमीशन की जो लायबिलिटी सरकारी कर्मचारियों की है वो आपने क्यों नहीं दी? और आज बड़े बड़े बयानबाजी करके यहां आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। यही नहीं, हमारी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, खजाने में पैसा आता गया। पहली बार 20% का सुधार हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है। अधिकारी कहते थे कि जो 2200 करोड़ रुपया आया है, आपके चुनाव 2027 में होंगे, आपने इन पैसों को चुनावों से पहले लुभावने वादे करके बांटना है। मैंने कहा हम लुभावने वादों के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हम सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और मैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए कोई लुभावने वादे नहीं करता। हमने आपके लिए दूसरे बजट में योजनाएं लेकर आए। अनाथ बच्चे थे, कोई उनकी सुध नहीं लेता था। 18 साल के बाद कौन उनका मार्गदर्शक होगा? हम हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानूनी अधिकार उन अनाथ बच्चों के लिए लेकर आए। उसमें कहा कि सरकार ही आपकी माता है, सरकार ही आपकी पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। योजना फलीभूत तब होती है जब वो धरातल पर आती है।
आज मुझे खुशी इस बात की है कि 14 महीने में 4000 अनाथ बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े भी सरकार दे रही है, सर्दी के कपड़े भी सरकार दे रही है, गर्मी के भी दे रही है। और 4000 रुपया हर महीने 27 साल की उम्र तक पॉकेट मनी दे रही है। विधवाओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं सकते। इस बजट में हमने विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाई। 70 साल से ऊपर के उम्र के जितने बुजुर्ग हैं, बीमार हो जाते हैं, बेटे से पैसा मांग नहीं सकते, शर्माते रहते हैं कि बेटे से मांगू या ना मांगू। यही फैसला करने में देरी हो जाती है। पेन किलर खाकर अपना दर्द तो दूर करते हैं, पर अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पाते। बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, तब जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। हम उन परिवारों के लिए जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग कोई भी बीमार होगा, 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना लेकर आप लोगों के लिए आए। मनरेगा में हमारी कई बहनें हो दिहाड़ी करती है, पुरुष दिहाड़ी करते हैं। मैं देखता था मनरेगा की बहनों को दिहाड़ी कभी 190 रुपए मिलती है, कभी 200 रुपए मिलती है। गांव के हमारे लोग हैं, मैंने 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि मनरेगा की दिहाड़ी में की, 240 से बढ़ाकर 300 रुपए की। किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? मैं दुगनी की कभी बात नहीं करता, लेकिन किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। गाय का दूध 45 रुपए किलो और भैंस का दूध 55 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, उससे ज्यादा मूल्य पर वो बाजार में बेच सकता है। और जिसने पशु रखे होते हैं, हम किसान भी है, उसके पास गोबर भी होता है। हमने कहा यूरिया का जो प्रयोग नहीं करेंगे, गाय के गोबर और भैंस के गोबर से जो खेती करेगा, उससे 40 रुपए कणक किलो कणक सरकार खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। ये सब योजनाएं आपके लिए है। जब और पैसा बचा तो ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, हम बार बार कहते थे कि हम अपनी बहनों को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में सांस होगा, हम उसे 1500 रुपए देंगे। 1500 के 3 मार्च को हमने घोषणा की, बजट एलोकेट किया, और जयराम ठाकुर जी ने 16 मार्च से पहले चुनाव योग के पास जाकर कहा कि ये पैसे इनको नहीं मिलने चाहिए, हमारे लोकसभा के चुनाव लगे हैं। मैं उस समय भी कहता था जयराम ठाकुर जी फॉर्म भरना रुकवा सकते हैं, आपके पैसे रुकवा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि जैसे ही एक दिन आचार संहिता खत्म होगी, हम यहाँ 1500 रुपया अपना अप्रैल का भी देंगे, मई का भी देंगे और जुलाई का भी देंगे। आज तकरीबन उन्ना में 10,000 महिलाओं के खाते में 4500 पहुंच गया। और देरा में जिनके फॉर्म स्क्रूटनी हुई है, देरा विधानसभा क्षेत्र में, ढलियारा में भी सब लोगों के ढलियारा में भी 100 लोगों के खाते में, ढलियारा पंचायत में भी 100 लोगों के खाते में 4500 रुपया आपकी संपदा का आपको मिल गया। पहली किस्त में 3000 रुपये मिला, दूसरी में 1500 रुपये मिला। फिर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। हमारी सरकार को गिराने की साजिश में इस क्षेत्र के विधायक ने, आपके बोर्ड से जो विधायक बना, उसने अपनी विधायकी को बेचा। ये पहला इतिहास है, ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद भारत में सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है, तो इस देश आजाद की ये पहली घटना होगी कि 1947 के बाद आपके क्षेत्र के आजाद विधायक ने अपनी विधायकी को बेचा। अगर हम काम नहीं करते थे, अगर हम काम नहीं कर रहे थे, तो आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते। आप क्यों नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के पास? आपने इस्तीफा क्यों दिया? सुनने में आया कि आप लोगों ने कहा कि आप आजाद विधायक है, मुख्यमंत्री जी आपके काम नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपका काम नहीं कर रहे, तो जडेरा की जनता का दबाव था कि आप इस्तीफा दीजिए। ऐसा दबाव आपने कहा होगा, आपने कहा नहीं, पक्का किया होना, पीछे वाले किया होना, नहीं क्या?
फिर इस्तीफा क्यों? आपने नहीं कहा, हाई कोर्ट भी मना कर रहा है कि हमने, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो। हम भी मना कर रहे हैं कि अगर भाई हमने आपका काम नहीं किया तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो, बीजेपी के साथ वैसे ही बैठ जाओ। विधानसभा के स्पीकर ने उनसे पूछा कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हो। कहते मुख्यमंत्री जी मेरे काम नहीं करते। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी उनके काम नहीं करते तो भी उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा मत दो, विधानसभा के बाहर आप धरना दो, विधानसभा के अंदर आप सवाल उठाओ। फिर भी नहीं माने और इस्तीफे के लिए धरने पर बैठे। ऐसे आपने सुना है? कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, पानी की बुछारें बजाई, लाठी चलाई। जयराम ठाकुर जी ने क्या बोला विधानसभा के अंदर कि जो अगर पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो। ये विधायक क्यों बैठे धरने में? आजाद धरने में बैठे, पता तो अंजो धरने से बैठे विधानसभा के गेट के बाद फटियां पकड़ के दे ही फटियां पकड़ के सारा इस्तीफा स्वीकार करो। जिस दिन धरने में बैठे मैंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछे धरने में क्यों बैठे। कहते पहला ऐसा मुकदमा है जहां आजाद विधायक अपना वकील भी खुद है कि सारा इस्तीफा स्वीकार करो। और विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार करना था सब पूछा थे तो इस्तीफा स्वीकार क्या करना, मिजो कारण तो दसा। कहते डेरा दी जनता का बड़ा दबाव है मिंजो। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अगला चुनाव लड़ोगे, कि अगर आप इस्तीफा देकर दोबारा डेरा की जनता से पूछते हो तो दोबारा इस्तीफा लड़ोगे? तो कोई जवाब नहीं देता। फिर हाईकोर्ट चली गई, बोले हाईकोर्ट में बोले कि भाई ये ऐसा स्पीकर जो नहीं बोल नहीं सकते कि इस्तीफा स्वीकार करो, कारण बताओ। कारण कोई कारण नहीं। डेरा की जनता की समस्याओं के लिए अगर धरने पर बैठते तो भी बात होती, गरीब का दुख बांटने के लिए धरने पर बैठते तो भी बात होती। धरने पर इस्तीफा के लिए बैठे हैं, कोई तो रहस्य है। क्या हो सकता रहस्य? क्या हो सकता? देखा जो दसा देखा तुसा भी नहीं कितना, सरकार भी नहीं चाहती थी कि ना इस्तीफा हो, तो कोई मोटी रकम होगी तो ही होया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, फिर हमने खोजबीन की, बोला कि जिस पार्टी के साथ इनका सौदा हुआ है आपकी विधायकी का, 14 महीने में ऐसे त्यागी पुरुष नहीं है वो। त्यागी पुरुष वो होते कि इस्तीफा देते और कहते कि अगला 3.5 साल के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वहां मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी है और कांग्रेस की सरकार है। तब त्यागी पुरुष होते। तभी होना था ना। इस्तीफा देके किसी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलते कि अब चुनाव लो। वो बेचारे द्वारा जी बोल दे रहे, द्वारा जी जो बोलनी देंगे खुद ही बोली देंगे। द्वारा जी वो है जिस कोठी में मैं रहता हूं वहां ओक ओवर में 2 महीने रहे। भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले कभी सरकार नहीं बनी थी। उनकी सरकार तब बनी जब द्वारा जी ने समर्थन दिया और पहली बार प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री द्वारा जी के समर्थन से बने। तीनों जो भी रुआई था तो इस्तीफा दित्य कह जो सौदेबाजी हुई है। कहा दूसरी किस्त तब मिलेगी जब आपका इस्तीफा स्पीकर महोदय स्वीकार करेंगे। स्वीकार हो गया और दूसरी किस्त मिलेगी। बैंक से जमा नहीं होने देंगे। चुनाव से लगनी थोड़ी बहुत, और जितनी चुनाव से लगनी से तो जो देने आएगा तो तुसा बोलना 50 की जगह 2 लाख लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 लाख। हाँ, और ये बोलना कि ये इसलिए लेने हैं कि वोट असा डाले विधायक तुसा बने, कड़े बिके तुसा खुद तो साड़ा भी तो राइट बनता। वोट तो तुहाड़े पे, वोट तो तुहाड़े पे, वोट तो तुहाड़े पे, तो तुहाडो ती नहीं दसना नहीं, तुसा ही नहीं सकते। इससे 6 साल में
12 करोड़ रुपया होशियार सिंह जी को विधायक निधि का मिला। कहाँ लगा? रिजॉर्ट के रास्ते बनाने के लिए पैसा लगाया। आपका पैसा था, आपके विकास के लिए हमारी सरकार ने दिया। लेकिन कहते ना, विधि का विधान कुछ और था, विधि ने कुछ और लिखा हुआ था, नीति कुछ और खेल खेल रही थी। अहंकार में आकर जब कोई धनवान व्यक्ति ये सोचता है कि जनता मेरी जेब में है, 14 महीने के इस्तीफे के बाद मैं ईमानदार बीजेपी का कमल खरीदकर, ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं का कमल खरीदकर दोबारा से चुनाव आऊंगा, लड़ूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। किस आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं 3.5 साल के लिए? कोई आधार तो होता है वोट मांगने के लिए। जब पिछला चुनाव आया होगा तो उन्होंने बोला कि मैं आपके काम करवाऊंगा। यह तो आधार ही कोई नहीं है। 3.5 साल तक हम ही सरकार में है, हमारे ही खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया। फूल वालों की सरकार तो बनने वाली नहीं है। बनने वाली फूल वाली नजर आ रही तो अंजू, जब फूलों वाले की सरकार नजर ही नहीं आ रही है, काम तो आडे होने ही नहीं, तो वोट क्या जो मंगा था सर आके वोट मांग रहे हैं कि मुझे वोट दो। इतना ईमानदार होते तो इस्तीफा ना देते। ये राजनीतिक मंडी में बिके हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के विधान के आगे कुछ और होता है। भगवान ने विधान में कुछ लिखा हुआ था। 14 महीने में खुद इस्तीफा देना था और तेरा क्या भाग्य का उदय होना था। आप लोगों ने नहीं कहा, सरकार ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, स्पीकर विधानसभा के ने नहीं कहा, पर तेरा के भाग्य के लोगों का उदय होना निश्चित था। यह भी नहीं पता था मुझे कि मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ेगी और वो भी तब लड़ेगी जब मैं मुख्यमंत्री हूंगा। ये थोड़ी पता था मिंजो। 6 महीने बाद यहां चुनाव होना मिंजो नहीं पता था। सीट को नहीं खाली करनी थी। अगर उनको चुनाव लड़ना था, हमने नहीं कहा, हाई कमांड ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। लोकसभा के चुनाव में वो इनकार कर चुके थे। लेकिन क्यों मुख्यमंत्री की ही पत्नी को लड़ना पड़ा? कोई और क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि देरा के लोगों का भाग्य उदय करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैंने कहा अभी पिछली मीटिंग में, 15 अगस्त अगला देरा में बनेगा। जो समस्याएं हैं अभी अधिकारी 35 दिन के अंदर, 15 अगस्त से पहले सारे क्षेत्रों में अधिकारी जाएंगे ये और आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप सब लोग एकजुटता का परिचय दें और इस चुनाव में वोट डाल गए कि नहीं डाल गए? आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे कि नहीं डाल गए? हाथ खड़ा करके तो सीधा काम। और ये चुनाव जो है सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव राजनीतिक बुराई के अंत के लिए हो रहा है। जिसने अपना ईमानदारी का चोला पहनकर देरा की जनता को धोखा दिया है, अपनी विधायकी को बेचा है, ऐसे लोगों को आपने सबक सिखाना है। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? इस चुनाव में जनता को लड़ना है, महिलाओं को लड़ना है, युवाओं को लड़ना है। राजनीतिक बुराई का अंत तभी हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर उसका अंत करने के लिए शुरुआत कर दे। यह लड़ाई आपको जीतनी है। कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, सरकार के लिए वोट नहीं है, और इस लड़ाई में आपको जीतना होगा। आपको इस राजनीतिक बुराई का अंत करना होगा। देरा के भविष्य के लिए नया सवेरा लाना होगा, तभी इस बुराई का अंत होगा। तो आपको इस लड़ाई को जीतना है। इस लड़ाई में जनबल जीतेगा और धनबल दोनों हाथ खड़ी करेगा। बोलना आलिनी में बोल रही
तो पहले भी तैयार है, ठीक है। जानवर धनवर, हाँ, इनको सबक सिखाना है। दो ही पार्टियों की भविष्य में सरकार बननी है। त्यागी पुरुष नहीं है वो, तो वो चुनाव नहीं लड़ते। मैं तो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से भी, जो राजनीति में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, जो राजनीति में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति को बंद करना चाहते हैं, ताकि अगले 50 सालों तक भविष्य की राजनीति में कोई भी विधायक राजनीतिक मंडी में ना बिके, उन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी और सभी जनों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को इकट्ठा होकर इस राजनीतिक बुराई का अंत करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में लोकतंत्र की दशा और दिशा हिमाचल की जनता ने तय की। जो विधायक बिकते हैं, जनता उनको सबक सिखाती है। इसलिए सभी ईमानदार कार्यकर्ता सभी पार्टियों के इस राजनीतिक बुराई के लिए 10 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। कोई भी ताकत लोकतंत्र में वोट की ताकत को कम नहीं कर सकती, अगर जनता जागरूक है। जनता जब जागती है तो बड़े से बड़ी क्रांति आती है। देरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। मेरा विश्वास है 10 जुलाई को आप राजनीतिक बुराई का अंत करेंगे और देरा के लिए नए सवेरे का इंतजार आपके हाथों से आने वाले समय में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।